इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा छठवीं के अध्याय 11 प्रश्नावली 11 के बारे में। तो इसको ध्यान से देखते रहिए। अब इससे पहले देखिए यहाँ पे ये जो अध्याय 11 है, इसमें हमारा जो अध्याय का नाम है वो है चर राशि या फिर चर संख्या कह सकते हैं। अब ये होता क्या है, देखिए परिभाषा में लिख के रखा हूँ। वह राशि जिसका कई संख्यात्मक मान हो सकते हैं चर राशि कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, देखिए जिसका कई संख्यात्मक मान हो सकता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, ठीक है, एक्स का, वाई, जेड, इस प्रकार से देखिए हम लोग मानते हैं कि ये जो इसका मान है ये बदलता रहता है। जैसे मैं यहाँ पे एक उदाहरण आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे एक्स इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं 1+2, ठीक है। तो एक्स का मान कितना आएगा, इसमें 1 और 2 को जोड़ने से 3 आएगा। तो यहाँ पे एक्स का मान 3 आया। दूसरा परिभाषा, ठीक है, ये आपका ये एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल में मान के चलिए मैं ले लिया y+2 बराबर 3। यहाँ से हम लोग y का मान निकालने के लिए 2 को पक्षांतर करेंगे तो 2 उस तरफ जाके माइनस में चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 - 2। तो y का मान देखिए हमको कितना प्राप्त हो रहा है यहाँ पे 1, ठीक ना। 3 में 2 घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे ये y का मान हमको 1 प्राप्त हुआ। मतलब जितना भी अक्षर है उसका मान बदल रहा है इसमें, ठीक ना। यहाँ पे मैं दूसरा और एक एग्जांपल ले लेता हूँ तो आपको पूरी क्लियर हो जाए। इसमें देखिए मैं ले लेता हूँ x+1 = 3 ले लेता हूँ। इसमें अगर मैं इसको हल करूंगा तो यहाँ से देखिए x बराबर 1 जो है इधर 3 के साथ घटेगा, क्योंकि प्लस में इधर का माइनस होगा, 3 - 1 होगा। और इस प्रकार से इसको हम लोग क्या करेंगे, आपस में अगर घटाएंगे तो हमको 2 प्राप्त होगा। मतलब x का मान कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। किसी किसी प्रश्न में हमको x का मान 3 प्राप्त होता है, किसी किसी प्रश्न में x का मान 2 प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ इसका जो x का जो संख्यात्मक मान है ये धीरे धीरे बदल रहा है। इसी प्रकार हर एक क्वेश्चन में x का अलग अलग मान हमको मिलता है। तो इसलिए इसका परिभाषा क्या है कि वह राशि जिसका कई संख्यात्मक मान हो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, चर राशि कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग को चर राशि समझ में आ गया होगा। चलिए मैं अध्याय 11 का जो प्रश्न है उसको सॉल्व करके आपको बताऊंगा। इसमें जो पहला प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित को संख्याओं, अक्षर संख्याओं तथा मूलभूत संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से दिखाइए। यह भी बताइए कि प्रत्येक अक्षर क्या बताता है। अब इसमें हिंदी में लिखा हुआ है, इसको हमको गणितीय रूप में दर्शाना है और अक्षरों के द्वारा हमको दर्शाना है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखा है, देखिए एक वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या से 2 गुना होता है। यहाँ पे मैं आपको रफ में भी बताऊंगा हल कर करके। यहाँ पे देखिए एक वृत्त का जो व्यास है, मतलब ये जो व्यास है, ठीक है, ये व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना है। मतलब 2 गुना त्रिज्या, हम लोग जानते भी है व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या होता है। तो ये चीज हिंदी में यहाँ पे बताया गया है। इसको हम लोग अगर इंग्लिश में अक्षर के रूप में दर्शाए तो हम लोग जानते हैं व्यास को d से दर्शाते हैं, क्योंकि डायमीटर बोलते हैं, और 2 गुना त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब r से दर्शाते हैं। तो हम लोग इसको दर्शा सकते हैं d = 2r। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न का जो आंसर आएगा हमारा क्या आएगा, d = 2r। तो देखिए हम लोग ये जो हिंदी में लिखा हुआ है इसको हम लोग गणितीय रूप में लिखे। ये देखिए ये व्यास बराबर क्या लिखे, त्रिज्या से 2 गुना है। व्यास जो है त्रिज्या से 2 गुना है, मतलब 2 का गुना त्रिज्या के साथ हुआ। इस प्रकार से d = 2r। तो पहला का आंसर हम लोग लिख लिए हैं यहाँ पे। दूसरा नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है, एक आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर है, ठीक। अगर हम लोग इसको हिंदी में लिखेंगे, ठीक है, अलग से मैं देखिए यहाँ पे लिख के बताऊंगा आपको। अगर एक आयत का क्षेत्रफल, मतलब ये जो आयत का क्षेत्रफल है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूँ, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल है। देखिए लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है, इन दोनों के गुणनफल किसके बराबर है, आयत का क्षेत्रफल के बराबर है। हिंदी में लिखा मैं। अब इसको अगर मैं गणितीय भाषा में लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे देखिए, हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं इंग्लिश में, इसलिए ए से दर्शाते हैं, लंबाई को लेंथ से दर्शाते हैं, और चौड़ाई को बाइड बोलते हैं, मतलब बी से दर्शा सकते हैं, ठीक ना, विड्थ बोलते हैं। तो इस प्रकार से a = LB द्वारा हम लोग दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं a = L × B। तो देखिए बहुत आसानी से हम लोग गणितीय रूप में अक्षरों द्वारा, ठीक है, इसको दर्शा दिए। तीसरा नंबर है, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और लाभ के योगफल के बराबर होते हैं। जो विक्रय मूल्य जो है
क्रय मूल्य और लाभ के योगफल के बराबर है। अगर मैं हिंदी में इसको दर्शाता तो यहाँ पे मैं अलग पन्ना आपको दिखा रहा हूँ। अगर मैं इसको हिंदी में दर्शाता तो यहाँ पे इस प्रकार लिखता, विक्रय मूल्य बराबर मैं यहाँ पे क्या लिखता, क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य धन लाभ लिखता, क्योंकि हिंदी में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार तो इस प्रकार ही लिखा जा सकता है कि विक्रय मूल्य, कॉमा के बाद देखिए लिखा है क्रय मूल्य और लाभ के योगफल के बराबर होता है। तो विक्रय मूल्य बराबर देके मैं क्रय मूल्य और लाभ को क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक, इस प्रश्न के अनुसार तीसरा नंबर। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको इंग्लिश में या फिर अक्षरों द्वारा दर्शाना चाहे तो हम लोग जानते हैं कि किसी चीज को बेचना, विक्रय मतलब बेचने वाला मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, सेलिंग, सेलिंग करना कहते हैं, सेल कर दिया, ठीक ना। तो विक्रय को हम लोग एस से दर्शाते हैं, और क्रय मूल्य को हम लोग क्या है, किसी चीज को क्रय करना मतलब खरीदना, खरीदना को हम लोग बाई करते हैं, ठीक ना, तो बी से दर्शा सकते हैं। और लाभ हुआ तो लाभ को हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट बोलते हैं ना, बेनिफिट बोलते हैं, प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो हम लोग लाभ को, चलिए क्रय मूल्य को तो बी से हम लोग दर्शा दिए, तो हम लोग लाभ को क्या से दर्शाएंगे, प्रॉफिट को पी से। तो इस प्रकार से एस इक्वल टू बी प्लस पी से हम लोग दर्शाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एस इक्वल टू बी प्लस पी। देखिए बहुत जगह पे यहाँ पे क्रय मूल्य को सी से दर्शाया जाता है, कॉस्ट प्राइस से दर्शाया जाता है, तो बहुत जगह पे बुक में ऐसा लिखा रहता है एस इक्वल टू सी प्लस पी। तो आप देखिए ऐसे दर्शाएंगे तो भी सही होगा, और एस इक्वल टू सी प्लस पी लिखेंगे तो भी आपका सही होगा। आप अलग अलग शब्दों का उपयोग, अक्षरों का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चौथा नंबर में लिखा हुआ है, देखिए कि आपका किसी संख्या में दूसरी संख्या को ठीक है जोड़ा गया है, ऐसा करके हमको यहाँ पे दर्शाना है। तो यहाँ तो बहुत आसान है। आप यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ, मान लेते हैं कि कोई संख्या, ठीक है, कोई संख्या मान के चलिए ये है, और इस संख्या में कोई दूसरी संख्या बी को जोड़ा गया। अब संख्या हमको मालूम नहीं, इसलिए हम लोग ए बी मान सकते हैं, या फिर एक्स प्लस वाई भी मान सकते हैं। माना कि एक्स कोई संख्या है, उसमें वाई संख्या को जोड़ा गया, या फिर हम लोग सी प्लस डी भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें से जो आपको मन करे उसको आप लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे ए प्लस बी लिखूंगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से ए प्लस बी है, माना कि कोई संख्या ये है जिसमें बी को जोड़ा गया है। तो बहुत आसानी से सॉल्व हो चुका है। उसके बाद देखिए 5वां नंबर प्रश्न में लिखा है किसी संख्या में से 7 निकाले गए। तो अगर मैं मान लेता हूँ, चलिए यहाँ पे मैं आपको रफ में बताऊंगा कि मान के चलिए मैं मान लिया, ठीक है, यहाँ पे आप देखते रहिए। यहाँ पे मैं लिखूंगा माना कि कोई संख्या x है, और इस x से 7 निकालने का मतलब इस संख्या में से 7 को क्या कर देंगे, घटाएंगे। तो अब जाके हम लोग मानते हैं कि इस संख्या में से 7 क्या हुआ, माइनस हो गया, मतलब निकल गया। जैसे आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, मान के चलिए 10 पेन है, इसमें से मैं 7 पेन निकालूंगा, तो 7 पेन निकालने का मतलब 10 में से 7 पेन कम कर देंगे, तो इस प्रकार से 3 पेन बचेगा। इसी प्रकार से ये तो अक्षर है, ठीक है, और ये संख्या है। अब ये दोनों आपस में घट नहीं सकता, लेकिन हम लोग दर्शा सकते हैं कि x में हम लोग क्या किए, इसमें 7 पेन निकाल दिए। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 7। इसके बाद देखिए यहाँ पे, उसके बाद देखिए यहाँ पे 6वां नंबर लिखा है मिश्रधन मूलधन तथा ब्याज के योगफल के बराबर होता है। अब इसको हमको क्या करना है, इसमें इसको अक्षरों के रूप में हमको शो करके दर्शाना है, ठीक ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जानते हैं कि जो मिश्रधन है उसको ए से दर्शाते हैं, और ये मिश्रधन मूलधन और ब्याज के योगफल के बराबर होता है। मतलब मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं इसलिए पी से दर्शाते हैं, और ब्याज को इंटरेस्ट कहते हैं इसलिए आई से दर्शाते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू पी प्लस आई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग दर्शा सकते हैं। बहुत आसान है। बहुत जगह पे देखिए ऐसा भी लिखा रहता है कि आप इसको ए इक्वल टू पी प्लस सी भी लिख सकते हैं। तो अपने अनुसार आप अक्षर कुछ भी डालें, ठीक ना। तो आप मिश्रधन को ए मान रहे हैं, मूलधन को पी और ब्याज को आई मान सकते हैं, या फिर सी भी मान सकते हैं। इस प्रकार से पहला का पूरा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होता है। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न में लिखा है सही गलत कथन छाटिए व गलत कथनों को सुधार कर लिखिए। पहला नंबर दिया है संख्या ए का परिवर्ती ए प्लस 1 होता है। तो अब सही है कि नहीं देख लेते हैं। देखिए बोले कि ए की परिवर्ती मतलब ए के बाद वाला संख्या ए प्लस 1 होता है। अब ये सही है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए रफ में मैं लिख लिया हूँ। अब यहाँ पे ए के जगह मैं 1 रखूंगा और इधर भी ए के जगह 1 रखूंगा, तो देखते हैं कि 1 + 1, इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब 1 के बाद वाला संख्या 2 है,
तो इस प्रकार से ए के जगह हम लोग एक एक रखेंगे, दो दो रखेंगे, तीन तीन रखेंगे, तो हमको क्या है कि क्रम अनुसार संख्या प्राप्त होते जाएगा, मतलब ये कथन क्या है, सही है। तो इस प्रकार से हमको चेक करके हमको लिखना है सही है या फिर सत्य है। ठीक। उसके बाद दूसरा नंबर में लिखा है एक्स का मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। अब एक्स का मान जो है परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, तो हम लोग इससे पहले भी इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिया हूँ, और यहाँ पे भी जैसे कि कहीं पे लिखा है x+1 = 2, कहीं पे लिखा है x+2 = 3। अब देखिए इसको हल करेंगे तो यहाँ से हमको x का मान क्या प्राप्त होगा, 1 इधर से इधर आएगा, इसके साइड में -1 हो जाएगा, तो इसमें घटाएंगे तो x का मान 1 प्राप्त होगा। वहीं पे दूसरा नंबर प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि 2 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से हमको ठीक है, इसमें भी देखिए 2 इधर पक्षांतर हो जाएगा, 3 - 2 मतलब 1 प्राप्त होगा। और यहाँ पे अगर हम लोग दूसरा और एक क्वेश्चन ले ले 4 = 6, तो यहाँ से हल करेंगे तो x बराबर 4 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से 4 माइनस प्लस में इधर के माइनस हो जाएगा, फिर इसको हल करेंगे तो x का मान हमको 2 प्राप्त होगा। तो देखिए कहीं कहीं पे हमको x का मान 1 प्राप्त हुआ, कहीं कहीं पे हमको x का मान 2 प्राप्त हुआ। x का जो मान है अलग अलग प्रश्नों में अलग अलग प्राप्त होता है, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि x का मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। ये कथन क्या है, सही है। ठीक ना, सही है या फिर आप लिख सकते हैं सत्य है, तो दोनों में से आपके अनुसार आप लिख सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा है 2n एक विषम संख्या है। 2n एक विषम संख्या है कि नहीं, इसको चेक करते हैं। तो इसलिए देखिए 2n विषम संख्या है कि नहीं, इसके लिए हम लोग n की जगह पे पहले 1 रखेंगे तो देखते हैं कि इसका आंसर कितना 2 आता है। ठीक है, n की जगह पे अगर हम लोग 2 रखेंगे तो हमको कितना प्राप्त होता है, देखिए 2 दूनी 4 प्राप्त होता है। n की जगह पे अगर 3 रखेंगे तो हमको 2, ठीक है, n की जगह 3 रखने से हमको 2 × 3 मतलब 6 प्राप्त होता है। तो n की जगह पे 1 रखे या चाहे 2 रखे या 3 रखे, हर समय हमको जो संख्या प्राप्त हो रहा है उत्तर, वो क्या प्राप्त हो रहा है हमको, सम संख्या। इसका मतलब जो ये कथन क्या है, असत्य है। ठीक ना, गलत है। तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे गलत, और इसको अगर सही करके लिखना चाहे तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सही उत्तर। ठीक ना, सही उत्तर कैसे होगा, तो हम लोग लिखेंगे 2n एक सम संख्या है। ठीक ना, क्या लिखेंगे, 2n एक सम संख्या होगी। तो इस प्रकार से ये कथन देखिए हमारा सही हो गया। चौथा नंबर प्रश्न इसमें लिखा हुआ है, देखिए कि mn 2 अज्ञात संख्याओं का गुणनफल है। अब अज्ञात संख्या, अब इसमें अगर m के जगह कोई हम लोग देखते हैं अज्ञात है कि नहीं, तो m के जगह मान के चले 2 है और n के जगह 3 रहेगा। अब m × n है, इस प्रकार से m के जगह 2 और n के जगह 3 रखेंगे, इसको हल करेंगे तो हमको 6 प्राप्त होगा। ठीक ना, तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये अज्ञात नहीं है, ठीक है, ये ज्ञात संख्या है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इस कथन को हल लिख के लिखेंगे गलत है। ये कथन जो है क्या है, गलत है, क्योंकि m n के जगह कोई संख्या रहेगा और उसको हल करेंगे तो हमको गुणनफल, कोई गुणनफल तो ज्ञात ही होगा ना। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा, यहाँ पे अज्ञात के जगह पे खाली ज्ञात लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे m × n 2 ज्ञात संख्याओं का गुणनफल है। तो इस प्रकार से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी 2 चर राशि अचर राशि किसी को भी हल करने से हमको कोई ना कोई संख्या क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक ना, ज्ञात होता है। तो इस प्रकार से ये कथन इस प्रकार से अज्ञात के जगह पे ज्ञात लिखने से सही हो जाएगा। इसमें पांचवा और आखिरी प्रश्न जो है वो है चरांकों को सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से दर्शाए जाते हैं। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, गलत कह सकते हैं, क्योंकि जो चरांक होते हैं उसको कभी कभार हिंदी में भी हम लोग दर्शाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गलत, तो यहाँ पे हम लोग सही, अगर उत्तर इसको सही उत्तर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सही उत्तर, और यहाँ पे नोट करूंगा चरांकों को हिंदी अथवा अंग्रेजी, ठीक है, ऐसा करके हम लोग नोट करेंगे, हिंदी अथवा अंग्रेजी के वर्णमाला के किसी भी अक्षर से, ठीक है, यहां से लिखेंगे के किसी भी अक्षरों से दर्शाया जाता है, ऐसा करके लिख सकते हैं।
अक्षर से दर्शाते हैं, ऐसा करके नोट कर देंगे। और इस प्रकार देखिए ये जो हमारा पांचवा प्रश्न है ये भी सॉल्व हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।